Okay, welcome all of you. Am I audible? क्या सब बच्चे मुझे प्रॉपर्ली सुन पा रहे? ओके, वेरी गुड. चलो, तो आज अपना रिवीजन क्लास था. आज अपनी रिवीजन क्लास थी. रिवीजन आगे कंटिन्यू करते हैं अपन. तो सबसे पहले तो यार देखो, कल आपका टेस्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का. तो पहले तो आपको अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थ्योरी में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज आपको ऐसी लग रही है कि आपको दिक्कत दे रही है, तो आप मुझे बता सकते हो. तो पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूछना हो, बताइए. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर कहीं भी कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, तो पहले आप वो पूछ सकते हो. सारी चीजें क्लियर? चलो, मेरे पास तो कोई किसी का डाउट आ नहीं रहा है. ठीक है, इसका मतलब कि आपको सारी चीजें क्लियर है. आपको अगर सभी चीजें क्लियर है तो फिर अपन ग्रेविटेशन पे आ जाते हैं. तो क्योंकि अभी टेस्ट में ग्रेविटेशन आएगा, तो आज तो ग्रेविटेशन ही रिवाइज करेंगे अपन. तो अच्छा, मेरे पास एक डाउट है किसी बच्चे का. सर, इफ वी हैव थ्री चार्ज if you have three charged concentric shells, then how can we write the interaction energies between them? थ्री चार्ज कॉन्सेंट्रिक शेल्स है आपके पास, तो उनमें इंटरेक्शन एनर्जी कैसे लिखेंगे? आपको सिस्टम पता होना चाहिए कैसे. कॉन्सेंट्रिक शेल्स है ना? हाँ, कॉन्सेंट्रिक शेल्स लिख सकते हैं अपन. आप देखो, इस तरह का आप बोल रहे हो कि आपको तीन चार्ज कॉन्सेंट्रिक शेल्स है और इस सिस्टम के आपको इंटरेक्शन एनर्जी लिखना है. तो आप सेल्फ एनर्जी तो लिख ही सकते हो, और इंटरेक्शन एनर्जी लिखने के लिए चार्ज पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देना. सबसे अंदर मान लीजिए Q1 चार्ज है, तो यहाँ माइनस Q1 आना चाहिए. मान लो इस सरफेस पे Q2 था, तो यहाँ माइनस Q2 आना चाहिए. और बाहर मान लीजिए Q3 है. अब आपको पता है कि इस Q3 की वजह से अंदर हर जगह पोटेंशियल इक्वल होगा. Q3 की वजह से अंदर हर जगह पोटेंशियल इक्वल होगा. तो इस प्लस Q2 और माइनस Q2 की इंटरेक्शन इससे जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट इंटरेक्शन एनर्जी बनाएंगे. वैसे इन दोनों का इससे इंटरेक्शन जीरो हो जाएगा. तो बाहर वाले चार्ज का इन दोनों से इंटरेक्शन जीरो. ठीक है. अब बचेगा Q2 का इंटरेक्शन विद माइनस Q2, Q2 का इंटरेक्शन विद माइनस Q2 और Q1 का इंटरेक्शन विद माइनस Q1. इन दोनों के आपस की इंटरेक्शन एनर्जी बचेगी, इन दोनों के आपस की इंटरेक्शन एनर्जी बचेगी, और बाहर वाली सरफेस की एनर्जी. बस ये होगा यहाँ पे. ठीक. सेल्फ एनर्जी तो आप लिख ही सकते हो हर सरफेस की. सेल्फ एनर्जी के अलावा मैंने बाकी सारी एनर्जी आपको बता दी. चलो, यस है ना? फिर से बोल देता हूँ, इस Q1 की इस माइनस Q1 से इंटरेक्शन एनर्जी, इस Q2 की माइनस Q2 इंटरेक्शन एनर्जी होगी. और इन दोनों की वजह से मिलकर अंदर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा. इन दोनों की वजह से मिलकर अंदर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा. तो इसलिए अंदर इनका आप कोई पोटेंशियल कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इनके इंटरेक्शन एनर्जी अंदर के चार्जेस से. ठीक है. चलो, अब मेरे पास एक और डाउट आया है कि बाइनरी स्टार सिस्टम बता दूं. बेटा, बाइनरी स्टार्स को अननेसेसरी हम लोगों ने थोड़ा हवा बना के डर बिठा रखा है. ऐसा कुछ है नहीं. बाइनरी स्टार सिस्टम क्या होता है? दो पार्टिकल है, एक दूसरे के सेंटर मास के अबाउट घूम रहे हैं. दो पार्टिकल एक दूसरे के सेंटर मास के अबाउट घूम रहे हैं, और बाकी तो सारा रोटेशन मोशन में जो होता है वही करना है आपको. ठीक है. तो हमारे पास मान लीजिए m1 मास का पार्टिकल है, एक m2 मास का पार्टिकल है. अब तुम ढूंढ सकते हो सेंटर मास का आएगा. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो पता है तुमको, r पता है. तो सेंटर मास की लोकेशन बता सकते हो क्या? बताओ जल्दी से. क्या आएगी सेंटर मास की लोकेशन? क्या आएगी? सेंटर मास की लोकेशन अमित बता रहा है m1 r1 अपॉन m1 प्लस m2. तो ये किससे डिस्टेंस है? शायद m2 से डिस्टेंस बता रहे हैं आप मुझे, है ना? आपको ये भी बताना चाहिए डिस्टेंस लिखते समय कि किससे डिस्टेंस बता रहे हो, अदरवाइज तो कोई सेंस ही नहीं हुआ उसको लिखने का. ठीक है. चलो, तो यस, आप इजीली ढूंढ सकते हो कहाँ आएगी. जो हेवी होगा उसके थोड़ा सा क्लोज होगा सेंटर मास, और m1 से अगर r1 डिस्टेंस पे है, m2 से r2 डिस्टेंस पे है, तो वो r1 r2 आपको पता है कैसे लिखना है. r1 हो जाएगा m2 r अपॉन m1 प्लस m2, और r2 हो जाएगा m1 r अपॉन m1 प्लस m2, वेर r इज r1 प्लस r2, दोनों की टोटल डिस्टेंस r है.
ठीक है। अब सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास शुड बी एट रेस्ट। जो भी सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पर होगा। उसके बाद दोनों पार्टिकल रिवॉल्व करेंगे। तो ये अपनी r1 रेडियस में घूमेगा, इसकी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस r1 है तो r1 रेडियस में घूम रहा होगा, और दूसरे की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस r2 है तो वो अपनी r2 रेडियस में घूम रहा होगा। ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे रखना है तो दोनों को सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूमना चाहिए। जो भी इसकी एंगुलर वेलोसिटी आएगी इसकी भी उतनी होनी चाहिए। अगर ये पार्टिकल थोड़ा सा घूम के यहाँ पहुंचा तो उस इंस्टेंट पे सेंटर मास को यहाँ होने के लिए दूसरा पार्टिकल यहाँ पहुंचना चाहिए। दोनों के एंगुलर वेलोसिटी तो सेम ही होगी। ठीक है। अब जो भी आपको करना है क्वेश्चन में जो वो सब कर सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी सेम है। अब आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी चाहिए तो इसकी हो जाएगी ओमेगा r1, उसकी हो जाएगी ओमेगा r2। और आपको अगर ये एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो किसी भी पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स देखो, नेट फोर्स इनके बीच का फोर्स हो जाएगा, वो लिखोगे आप g m1 m2 by r स्क्वायर। वो m2 पर देखोगे तो m2 ओमेगा स्क्वायर r होना चाहिए। m2 r रेडियस में r2 रेडियस में घूम रहा है तो उसको m2 ओमेगा स्क्वायर r2 लिखना चाहिए। तो यहाँ से वो ओमेगा आ सकता है। मैंने क्या करा, मैंने वो सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशन का फोर्स दे रहा है तो ग्रेविटेशन का फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स कर दिया, तो उससे ओमेगा आ जाएगा। और एक बार ओमेगा आ गया तो बाकी सब कर सकते हो। ठीक है। अब जो भी चीज इसमें पूछी जाए आपसे वो आप सब निकाल सकते हो। ओमेगा पता है तो दोनों की वेलोसिटी पता है, दोनों का अपना अपना काइनेटिक एनर्जी पूछे तो वो निकाल सकते हो, सब कर सकते हो। चलो और कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ डाउट या ग्रेविटेशन में आपको कुछ पूछना है? आई होप कि सबने बिगिनर बॉक्स ग्रेविटेशन का कर लिया है, क्वेश्चन बैंक कर लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इनमें अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। मॉड्यूल के किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो? कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चों को कोई डाउट नहीं पक्का? मैं कुछ क्वेश्चन फिर कराता हूँ आपको ग्रेविटेशन के, है ना? चलो तो अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे ग्रेविटेशन। देखो पहला क्वेश्चन, अबाउट सन टू सैटेलाइट और टू प्लैनेट्स अबाउट सन two satellites or two planets are revolving in radius r1 and r2, are revolving in radius r1 and r2। वो अपनी अपनी रेडियस r1 r2 में रोटेट कर रहे थे। ठीक है, अपनी अपनी रेडियस r1 r2 में रोटेट कर रहे थे। at an instant relative angular velocity at an instant relative angular velocity of one planet from another is zero। at an instant relative angular velocity of one planet from another is zero। एक प्लेनेट की दूसरे के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी है, एक प्लेनेट की दूसरे के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी है वो जीरो है। ठीक है, किसी इंस्टेंट पे ऐसा। फाइंड एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर, फाइंड एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एट दिस इंस्टेंट, एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर्स एट दिस इंस्टेंट। तो ऐसा जब हो रहा है ना कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे के रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी जीरो है, तब इनके रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल क्या है। चलो क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन में किसी को कुछ भी समस्या है तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। सन के अबाउट दो प्लैनेट से अपने अपने सर्कुलर ऑर्बिट्स में रोटेट कर रहे हैं, अपने अपने सर्कुलर ऑर्बिट्स में ऑर्बिटिंग मोशन कर रहे हैं अबाउट द सन। और आप जानते हैं कि उनकी वेलोसिटीज क्या होगी ऑर्बिट्स में। ठीक है, अब किसी इंस्टेंट पे क्या हुआ कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखा ना, तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी जीरो है। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू अदर इज जीरो। तो रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल क्या होना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर सबको? क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट तो नहीं है? चलो कोई डाउट नहीं आ रहा मेरे पास अभी तक, तो बहुत बढ़िया। तो करिए फिर क्वेश्चन, बताइए आंसर।
चलिए जल्दी अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन। चलिए 2 मिनट में दे रहा हूँ आपको, करिए जल्दी से। किसी का कोई आंसर नहीं अभी तक तो? कुछ पूछना है आपको क्वेश्चन के बारे में? करिए। दोनों का मास की कोई जरूरत ही नहीं आपको। सर थीटा किसके टर्म्स में आएगा? थीटा किसके टर्म्स में आएगा? रेडियस r1 r2 के टर्म में आएगा। ओके सर। हाँ नहीं अथर। चलो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी 0 होना चाहिए, उसकी कंडीशन क्या होगी? तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, कैसे निकालते रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें सैटेलाइट मोशन का कोई आइडिया की कोई खास जरूरत नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट सैटेलाइट मोशन का इसमें यूज होगा। आपको इन दोनों की, जो भी सैटेलाइट्स है उन दोनों की वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए। जो फर्स्ट सैटेलाइट की वेलोसिटी होगी v1, वो आपको पता है, उसकी रेडियस पता है, तो रूट जीएम बाय r1 हो जाएगी। और सेकंड की वेलोसिटी रूट जीएम बाय r2 हो जाएगी, है ना? ये आपको पता है। ठीक है, यहाँ वेलोसिटी आएगी रूट जीएम बाय r2, उसको v2 बोल दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं।
सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी? कोई मुझे समझा सकता है? आयुष ये गलत है। व्हाट इज रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी? ईशान ये गलत है। सर एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंस सर। बिल्कुल गलत। ये आपको कभी नहीं पढ़ाया होगा 11th क्लास में कि एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंस होता है। कॉपी हो अगर 11th क्लास की तो खोल के देखो, मॉड्यूल हो तो खोल के देखो, पार्ट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अदर। हाँ यही तो पूछ रहा हूँ, होता क्या इसका मतलब? सर मतलब अपन सही जवाब आया। हाँ और बोलो बोलो। सर मतलब अगर अपन सेकंड पार्टिकल पे देख के फर्स्ट पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी देखें। हाँ ठीक है, कैसे लेकिन डिफाइन कैसे करेंगे? अथर साथी का बिल्कुल सही जवाब आया। अथर बोल के समझा सकते हो क्या? सर जो दोनों वेलोसिटीज होती है उनका परपेंडिकुलर हम लोग लेते हैं और फिर दोनों को साइन के साथ सब्ट्रैक्ट करके बाय 2 करते हैं। बाय 2 नहीं करते, बाय 2 नहीं करते। देखो मान लो ये थोड़ा सा गलत, मैं थोड़ा सा इसको आगे इधर की तरफ बनाता हूँ कहीं पर। मान लो एक पार्टिकल यहाँ था, दूसरा यहाँ था, ठीक है? उनके बीच का एंगल आपको ढूंढना है कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी 0। तो हम करते क्या, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालते कैसे? तो एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखो, तो इसके रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ये होगा। दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेकंड ऑर्बिट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये होगा पोजीशन वेक्टर, ठीक है? और इस पोजीशन वेक्टर के घूमने का जो रेट होगा, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, पोजीशन वेक्टर के घूमने का जो रेट होता है उसे बोलते हैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। पोजीशन वेक्टर के घूमने के रेट को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। पोजीशन वेक्टर के घूमने के रेट को कहा जाता है एंगुलर वेलोसिटी, है ना? जैसे आपने एंगुलर वेलोसिटी जब 11th में पढ़ा होगा तो यही करते हैं हम। कोई भी पार्टिकल है तो किस रेट से उसका पोजीशन वेक्टर का एंगल चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, डी थीटा बाय dt। सही बात है क्या? एंगुलर वेलोसिटी यही होता है ना? एंगुलर वेलोसिटी होता है डी थीटा बाय dt, मतलब एंगल का रेट ऑफ चेंज। किसका एंगल लेते हैं? पोजीशन वेक्टर का। तो सेकंड को पहले के रिस्पेक्ट में देखो, सेकंड को पहले के रिस्पेक्ट में देखो तो ये पोजीशन वेक्टर आएगा, और इस पोजीशन वेक्टर के घूमने का जो एंगल का रेट ऑफ चेंज होगा वो होगा रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। अब वो कैसे निकालेंगे? हम सेकंड की वेलोसिटी फर्स्ट के रिस्पेक्ट में देखें तो वो कुछ आ सकती है वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। उस वेलोसिटी से हमको एक के रिस्पेक्ट में दूसरा पार्टिकल मूव करते दिखेगा। विद रिस्पेक्ट टू 1 जब हम 2 को देखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू 1 जब हम 2 को देखेंगे तो उसकी वेलोसिटी ये दिखेगी। इसका मतलब एक के रिस्पेक्ट में सेकंड ऐसा चलते हुए दिखेगा आपको, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में सेकंड ऐसा मोशन करते दिखेगा। तो इसके इस तरह के मोशन से इसकी वेलोसिटी का एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल कंपोनेंट है, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल कंपोनेंट है। एक इस वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट है, एक इस वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट है। जो भी रिलेटिव वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट है। जो रिलेटिव वेलोसिटी कंपोनेंट इस r के परपेंडिकुलर है, मान लो ये एंगल थीटा था, तो v21 का ये वाला कंपोनेंट v21 sin थीटा, ये क्या कर रहा है? ये थीटा, ये यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, गड़बड़ हो जाएगी, इसको अल्फा ले लेते हैं, तो इसको अल्फा बोल दिया। तो इस v21 का sin अल्फा कंपोनेंट क्या कर रहा है? वो इसके रिस्पेक्ट में पार्टिकल को ऊपर ले जा रहा है, और उसी से ये एंगल चेंज होगा ना इस वेक्टर का, है ना? इस वेक्टर का रोटेशन इस वेलोसिटी 21 sin अल्फा की वजह से तो होगा। इस वेलोसिटी का जो इधर कंपोनेंट होगा वो तो वेक्टर की लेंथ इंक्रीज करेगा, वेक्टर का एंगल चेंज होने के लिए ये वाले कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। ये एक तरह से टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गई, टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गई। और टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और एक डिस्टेंस आपको मालूम है, मान लीजिए डिस्टेंस स्मॉल r थी, तो आप एंगुलर वेलोसिटी इनटू r, यही तो लिखते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। इसलिए ओमेगा को लिख सकते हैं अपन जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है डिवाइड बाय r। This is how relative angular velocity is defined. This is how relative angular velocity is defined. ये बात समझ में आई क्या? With respect to particle 1, सेकेंड की जो भी वेलोसिटी है रिलेटिव वेलोसिटी, उस रिलेटिव वेलोसिटी का दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन से जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है
दैट कंपोनेंट इज रोटेटिंग सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू 1। इस कंपोनेंट को इस r से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। ये याद करो, पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, ये आपके मॉड्यूल में है, आपके मॉड्यूल में ये चीज है तो आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। अथर बोल रहा है यस। बाकी बच्चे, बाकी बच्चों को याद आ रहा है कुछ? चलो अब सबको याद आ रहा है। तो देखो कई चीजें आपने पढ़ी भी रहती है पर हम लोग पता नहीं क्यों याद नहीं रखते चीजों को, है ना। हम लोग शायद देखो आपके लिए जेई उतनी इंपॉर्टेंट होना चाहिए जितना इंपॉर्टेंट आपका नाम याद रखना है। तो जेई के लिए हर फॉर्मूला आपको जैसे अपना नाम याद है ना, वैसे जेई के लिए आपको जितनी चीजें पढ़ाई जा रही है सब याद होना चाहिए। आपके लिए सेम इंपॉर्टेंस लेवल होना चाहिए जेई के लिए जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है। जब आप पढ़ाई को इतनी इंपॉर्टेंस देंगे तो ऑटोमेटिक चीजें याद हो जाएगी। कई बार हम अंदर से उतनी कोशिश नहीं करते इसलिए हमको याद नहीं होता है। तो जिस भी बच्चों को याद नहीं हो रहा है मैं तो यही कहूंगा कि यार थोड़ा और कोशिश करो। जब आप अपना नाम याद रख सकते हो तो सब कुछ याद रख सकते हो। ठीक है, चलो। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का, ये क्लियर हो गया। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या है ये समझ में आ गया। चलो अगर ये समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी 0 होने के लिए थीटा क्या होना चाहिए। करो, दिमाग लगाओ, करो। और व्हाट कंडीशन दिस रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी विल बी 0। करो। अब देखो आज अपन ने ये रिवाइज करा है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का मीनिंग। आइंदा आप कभी भी फिजिक्स में, अब आगे से जब भी फिजिक्स में जब भी हम रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कैसे फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ पार्टिकल। सेकंड की रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, उसकी जो भी वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है रिलेटिव वाला डिवाइड बाय बीच की डिस्टेंस। ठीक है, 4-5 बार बोलो इस चीज को तो याद हो जाएगा हमेशा के लिए। एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, पार्टिकल 1 के रिस्पेक्ट में सेकंड की रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी इज द रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाय r। रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाय r, किसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट? अलोंग द लाइन जॉइनिंग, लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाय r। ठीक है, ऐसे निकलती है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। बोलो इसको बार बार, याद होगा फिर आपको, है ना। और अब समझो क्वेश्चन की क्या पूछा था मैंने और फटाफट करने की कोशिश करो। किसी को अब कुछ हिंट समझ में आ रही है कि क्या करे? ग्रेड 0 नहीं आंसर। हमें पूछा क्या है, ये रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी 0 होने की कंडीशन है ना, ये थीटा क्या होना चाहिए जिससे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी 0 आएगी। तो आपको क्या लग रहा है कि ये 0 कब हो सकती है, कब होगी ये वेलोसिटी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी 0? बताइए। अल्फा 0 हो जाए, बिल्कुल सही निमित, है ना, अल्फा 0 हो जाए, यस और नो। ठीक है, मतलब कि जो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी है वो इस r के पैरेलल हो जाए। रिलेटिव वेलोसिटी इज पैरेलल टू r, है ना, सही बात है क्या? अल्फा 0 हो जाएगा फिर। ठीक है,
मतलब आपको ये सोचना है कि किस कंडीशन के लिए जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल टू विद रिस्पेक्ट टू 1 आएगा इज पैरेलल टू आर। तो ये सोचना है आपको कि ये कब होगा, ये कब होगा, ये निकाल लिया तो क्वेश्चन हो गया। करो। दोनों पार्टिकल घूम रहे, करो। अब सिर्फ मैथ्स का क्वेश्चन बचा है इसके आगे। यहाँ पे फिजिक्स खत्म हो चुका है। फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट था बस इतना था कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, उसके अलावा तुम्हें वेलोसिटीज पता है दोनों की कितनी कितनी है। अब ये कंडीशन निकालना, डायग्राम से सोचो क्या होना चाहिए, दिमाग लगाओ, थोड़ा मैथ्स लगाओ, हो जाएगा। चलो एक और हिंट देता हूं, कोई वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है। दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0। इसका मतलब v2 वेक्टर क्रॉस r वेक्टर विल बी 0। और ये r वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप इस सेकंड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिख पाओ और फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिख पाओ, ठीक है, तो दिस r वेक्टर इज नथिंग बट r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, और वेलोसिटी 2 1 ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेकंड वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इन द क्रॉस प्रोडक्ट 0। ठीक है, अब थोड़ा और सोचो कि भाई ये वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखे, उसके लिए पहले एक्स वाई एक्सिस चूज करना चाहिए। तो एक्स वाई एक्सिस चूज करूंगा तभी तो वेक्टर फॉर्म में चीजों को लिख पाऊंगा। तो क्यों ना जहां पर सेकंड पोजीशन थी, सेकंड पार्टिकल था, यही लाइन को अपन एक्स एक्सिस ले ले और इस लाइन को वाई एक्सिस ले ले। इसको ले लेते एक्स एक्सिस, इसको ले लेते वाई एक्सिस। अब सेकंड बिल्कुल एक्स एक्सिस पर हो गया, ये एक्स एक्सिस पर है, इसकी डिस्टेंस सन से r2 है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा r2 वेक्टर, इट शुड बी r2 टाइम i कैप, है ना। और ये r1 है तो इसका x और y कोऑर्डिनेट लिखकर तुम इसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो जाएगा r1 टाइम cos थीटा i प्लस sin थीटा j। ये मैंने r2 वेक्टर और r1 वेक्टर को लिखा है, समझ में आ रहा है। ये मैंने x एक्सिस चूज कर लिया, y एक्सिस चूज कर लिया, यहाँ का पोजीशन वेक्टर r1 और थीटा था तो ये मैंने इसके कोऑर्डिनेट से r1 वेक्टर लिख दिया। सेकंड पार्टिकल x एक्सिस पर है तो इसका पोजीशन वेक्टर r2 i कैप हो जाएगा। सही लिख रहा हूँ क्या मैं, ये समझ में आ रहा है क्या आपको। चलो निमित का रिप्लाई आ रहा है यस ओके, बाकी बच्चों को ओके बहुत बढ़िया, है ना। अब क्या दोनों का वेलोसिटी वेक्टर भी लिख सकते हैं हम, इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता है क्या आपको, हाँ देखो पता है, इस सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन पता है क्या आपको, सेकंड की डायरेक्शन पता है क्या वेलोसिटी की, हाँ कौन सी डायरेक्शन है जल्दी से बताओ, जे कैप है ना भाई। इस सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी जो उसका पोजीशन वेक्टर होगा उसकी बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी ना, तो सेकंड की वेलोसिटी बिल्कुल जे कैप के अलोंग है ना, v2 वेक्टर, वो होना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड जो भी है विच इज रूट gm/r2 टाइम जे कैप, ये होना चाहिए सेकंड का वेलोसिटी वेक्टर। इसी फर्स्ट की वेलोसिटी वेक्टर को भी आप लिख सकते हो, फर्स्ट का वेलोसिटी वेक्टर भी लिख सकते हो, वो होना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड विच इज रूट gm/r1 टाइम्स इसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। अब उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना सीखा था क्या अपन ने कभी, याद करो
क्या इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं हम? निमित बोल रहा है यस। लिमिट बताओ, वेरी गुड। कैसे? cos थीटा j प्लस sin थीटा j। दक्ष नहीं, दक्ष मैंने डायरेक्ट पूछा है वेक्टर, कैसे निकालेंगे ये नहीं पूछ रहा। आप फाइनल आंसर दो दक्ष। ईशान साइन की मिस्टेक है, ईशान साइन की मिस्टेक है। किसी पार्टिकल का अगर आपको कोऑर्डिनेट पता है, देखो मैंने आपको शायद बताया था, ये फिर से रिपीट कर देता हूं। कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है, वो एंगल थीटा पर है, और इससे परपेंडिकुलर वाला वेक्टर लिखना आपको, इससे परपेंडिकुलर वाला वेक्टर लिखना, ठीक है। तो इस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है ना, वो आता था माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। अगर किसी पॉइंट का वेक्टर cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे है, तो उसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो आना चाहिए माइनस साइन थीटा आई cos थीटा जे। देखो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अच्छे से देखिए, माइनस कंपोनेंट आना चाहिए साइन वाला, आई वाला, एक्स एक्सिस में माइनस कंपोनेंट आना चाहिए, बिकॉज आप देखो इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होगा और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होगा। इसका एक्स में कंपोनेंट नेगेटिव और वाई में कंपोनेंट पॉजिटिव दिख रहा है हमको। यहाँ पे इसका एक्स कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है विच इज नेगेटिव एक्स में है, और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव में, ठीक है। और अगर मैं यहाँ प्लस ले लूं और यहाँ बीच में माइनस ले लूं, तो मैं वो नीचे वाला वेक्टर लिख रहा हूँ, वो वेक्टर में आएगा एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। ये चीज हमने एक क्वेश्चन में करी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने एक क्वेश्चन में ये यूज करा था, रेडियस के नॉर्मल वेक्टर लिखना। कुछ याद आ रहा है? एपोल वगैरह में, हाँ बिल्कुल सही आंसर हो, बहुत बढ़िया, यस, ठीक है। तो कहीं सीखी हुई चीज देखो कहाँ पे काम आ जाती है। अब इस वेलोसिटी का तुम्हें यूनिट वेक्टर पता चल गया, इसका अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो है माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। तुम्हें दोनों पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर पता है, और दोनों के तुम्हें वेलोसिटी वेक्टर पता है, ये रहा v2 वेक्टर, ये रहा v1 वेक्टर, और तुम्हें क्या करना है ये भी पता है। अब कौन करेगा ये? चलो, क्या करना है समझ में आ रहा है? क्या करना है समझ में आ गया? यस। अब करो फटाफट, निकालो आंसर। यस और नो, वेरी गुड, है ना। इतना बताने के बाद तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपसे कि आप कर दो अब आगे। चलो जल्दी से सॉल्व करिए और आंसर निकालिए, और मीनवाइल किसी को अगर कुछ समस्या हो, कहीं कुछ पूछना हो तो पूछ सकते, कहीं कोई भी डाउट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर था? ये चीज याद थी डायपोल में जो पढ़ा था, ये याद था कि नहीं? मुझे तो नहीं लग रहा याद था, क्योंकि मुझे बहुत कम बच्चों ने इसका आंसर दिया। निश्चित बोल रहा याद था, ईशान बोल रहा याद था, बहुत बढ़िया, समझ को याद था, वेरी गुड, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, है ना। और देखो कहाँ पढ़ी हुई चीज कहाँ पे अप्लाई हो जाती है। तो ऐसा है कि जो भी मैथमेटिकल टूल्स अपन पढ़ रहे हैं, जैसे ये जो एक मैथमेटिकल टूल है, इसे ना अच्छे से याद होना चाहिए, रटे हुए होना चाहिए अपने को। तो कॉपी में इन सबको है ना अच्छे से ब्रैकेट में लिख दिया करो, स्टार स्टार लगा के लिख दिया करो कि ऐसी चीजें रटना है हमको। तो जब भी कॉपी रिवाइज करोगे ना, तो ऐसी चीजें जब भी आएगी तो उसको याद कर लेना, है ना, ठीक है। थोड़ा बॉक्स वॉक्स बना के अच्छे से लिख दिया करो, डेकोरेट करके लिख दो, ताकि कभी भी कॉपी रिवाइज करें तो फिर ये सब चीजों को अलग से दिख जाए कि ये इसका ऐसा लिखते हैं, ये ऐसा लिखते हैं, है ना। चलो ठीक है, फटाफट आंसर निकालिए अब इसका। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर।
v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर क्रॉस r2 माइनस r1 0 करना है। देखो जीरो की कंडीशन क्या आ रही है, और v2 और v1 दोनों तुमको पता है, देखो क्या है, ऋतिक ऋतिक मुझे सही नहीं लग रहा आंसर ये। इसी कॉन्सेप्ट से आगे करके निकाला है क्या आपने? लिमिट गलत, cos थीटा माइनस 1 गलत। अच्छा, मेरे पास आंसर लिखा है cos में, cos इनवर्स करके कुछ लिखा है, ठीक है, मेरे पास आंसर cos इनवर्स में है और आप मुझे sin इनवर्स में आंसर दे रहे हो, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो है थीटा इक्वल टू cos इनवर्स रूट r1 r2 अंदर रूट r1 माइनस प्लस रूट r2 होल थिंग डिवाइड बाय r रूट r1 रूट r1 प्लस r2 रूट r2, ये लिखा हुआ है देखो मेरे पास। ये है मेरे पास आंसर। तो आपने स्मॉल आर और कैपिटल आर में आंसर दे रहे हो, तो मैं समझ रहा हूँ कि कैपिटल आर इज r2 और स्मॉल आर r1, तो आपको और मेरा मैच नहीं कर रहा है, तो एक बार चेक कर लो यार ऋत्विक। बाकी बच्चे भी दीजिए आंसर, बताइए आ रहा है कि नहीं, मैच कर रहा है कि नहीं। तो इनका डिफरेंस लेके क्रॉस प्रोडक्ट ही लेना था ना अब? हाँ बेटा, यही करना था आपको, वेलोसिटीज का डिफरेंस क्रॉस r2 माइनस r1, मतलब लॉजिक समझो, ये करना है ऐसा रटो मत, लॉजिक समझो कि क्यों कर रहे हैं। दो, ये रिलेटिव वेलोसिटी का जो वेक्टर है और जो पोजीशन वेक्टर है फर्स्ट के रिस्पेक्ट में सेकंड का, जब ये पैरेलल होंगे तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। तो लॉजिक ये है कि अगर ये दोनों पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, तो इन दोनों वेक्टर्स को निकाल के उनका क्रॉस प्रोडक्ट को जीरो कर देंगे, ठीक है। तो बस लॉजिक इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, बाकी तो आगे मैथ से सॉल्व करना। चलो, किसी का मैच करा? आज बोल रहा है आंसर ऐसे नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, अगर आंसर ऐसे नहीं आ रहा है तो एक बार थोड़ा मैथमेटिकली देखो इसके आगे जो काम करना है आप सॉल्व करो आगे, और एक बार ग्रुप पे मुझे पोस्ट कर देना, मैं देख लूंगा अगर कुछ आपका गलत हुआ होगा या आपका सही होगा तो हाँ बोल दूंगा, है ना। तो जो भी आप करो इसके आगे का वो ग्रुप पे पोस्ट कर देना, ठीक है। अब ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाते, अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। हटा, उधर का पोर्शन हटा रहा हूँ मैं, वहां पे नया क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पे नया क्वेश्चन देखो। किसी प्लेनेट के अबाउट एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है इन अ रेडियस आर, किसी प्लेनेट के अबाउट एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है इन अ रेडियस आर, और उसके रिवॉल्यूशन की जो सैटेलाइट के रिवॉल्यूशन की जो स्पीड है, ये हमारी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है इन अ रेडियस आर, और इसके सैटेलाइट की जो रिवॉल्यूशन की स्पीड है वो है v0, सैटेलाइट की रिवॉल्यूशन की जो स्पीड है वो है v0। अब इस सैटेलाइट से रिलेटिव टू सैटेलाइट, सैटेलाइट से रिलेटिव टू सैटेलाइट v0 इंटू रूट 5/4 माइनस 1, इस रिलेटिव वेलोसिटी से एक पार्टिकल को फेंका गया है, इस रिलेटिव वेलोसिटी से एक पार्टिकल को फेंका गया है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द सैटेलाइट, ये रिलेटिव वेलोसिटी जो दी है उससे एक पार्टिकल को फेंका गया है इन द डायरेक्शन ऑफ सैटेलाइट, वो पार्टिकल एकदम सैटेलाइट पर ही था, वहीं से उससे स्टार्ट करा है। इस पार्टिकल की इस अर्थ से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी बताइए, फाइंड मैक्स एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम अर्थ, जो भी अर्थ है जिसके अबाउट सैटेलाइट घूम रही थी, उस सैटेलाइट से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया गया है, पार्टिकल को जिस रिलेटिव वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा वो दिया हुआ है, और ये सैटेलाइट v0 स्पीड से खुद रिवॉल्व कर रही थी। अब आपको बताना है कि उस पार्टिकल की अर्थ के सेंटर से मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस क्या है। तो आसान क्वेश्चन करो ये,
निमित का जवाब आया cos थीटा में। हाँ निमित, बस बेटा इसमें v1 v2 की वैल्यू डाल दो ना, ये v1 v2 की वैल्यू डालो ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो v1 v2 की वैल्यू डालोगे तो मुझे लग रहा है आपका आ रहा है, मैंने जो लिखा था वैसे ही आ रहा है आपका तो एक्सप्रेशन। निमित बस आपने जो करा बिल्कुल सही है, और देखो उसमें थोड़ा सा v1 v2 की वैल्यू डालो, देखो मैच कर जाएगा आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अर्थ के अबाउट सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही थी, सैटेलाइट आर रेडियस में रिवॉल्व कर रही है, सैटेलाइट की स्पीड v0 थी, उस सैटेलाइट से रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है, इस रिलेटिव वेलोसिटी से एक पार्टिकल प्रोजेक्ट करा है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसी डायरेक्शन में पार्टिकल प्रोजेक्ट कर दिया। आपको उस पार्टिकल की अर्थ के सेंटर से मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस बताना है, करो। मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस निमित आंसर मैच कर गया आपका, करके देखा आपने आगे? अच्छा कर रहे हो, ओके। अच्छा ठीक है निमित, आंसर था कॉस इनवर्स, न्यूमरेटर में रूट r1 r2, फिर लिखा था अंदर रूट r1 प्लस r2 होल थिंग डिवाइडेड बाय r1 रूट r1 प्लस r2 रूट r2। ये समझ में आया होगा, फिर से लिख देता हूं मैं, कॉस इनवर्स रूट r1 r2 रूट r1 प्लस रूट r2 होल थिंग डिवाइडेड बाय r1 रूट r1 प्लस r2 रूट r2। देखा? निमित यस, ओके बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन, सभी बच्चे जल्दी से करिए, ये क्वेश्चन आसान है, इसका आंसर आपका आ जाना चाहिए क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन काफी डिस्कस कर चुके हैं। अर्थ के अबाउट एक पार्टिकल रेडियस में घूम रहा था, सैटेलाइट घूम रही थी, उससे पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया है, पार्टिकल की अर्थ से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंसेस निकालना है, करो फटाफट। अथर्व वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अर्थ से सैटेलाइट घूम रही थी, सैटेलाइट की से एक पार्टिकल फेंक दिया, एक और बच्चे का आंसर आ गया, वेरी गुड पार्थ, बहुत बढ़िया पार्थ।
अब जो पार्टिकल प्रोजेक्ट करा है तो हमें ये तो दिया ही नहीं कि पार्टिकल का मास कितना है, छोटा ही मान लेंगे उस पार्टिकल को, मास उसका कम था ये मान लेंगे। तो पार्टिकल का अगर मास मैंने कम एज्यूम कर लिया तो सैटेलाइट को पार्टिकल फेंकने की वजह से कोई फर्क नहीं फील हुआ होगा, सैटेलाइट की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सैटेलाइट का मैं मान सकता हूँ कि वेलोसिटी इंटैक्ट है, अदरवाइज रिकॉइल की वजह से सैटेलाइट की वेलोसिटी चेंज हो सकती है। तो सैटेलाइट को तो कोई फर्क ही नहीं लगेगा, उससे बस पार्टिकल चला गया। अब क्योंकि सैटेलाइट की वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो इस रिलेटिव में सिर्फ वी नॉट जोड़ दूंगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाएगी, रिलेटिव में वी नॉट ऐड करूंगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाएगी। पार्टिकल किस स्पीड से प्रोजेक्ट करा है, इसमें वी नॉट जोड़ोगे तो वी नॉट रूट 5/4, वी नॉट टाइम्स रूट 5/4, ये आ गई पार्टिकल की वेलोसिटी। अब सिचुएशन ये है कि ये हमारी अर्थ है, इससे परपेंडिकुलर यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी आप जानते हो वी नॉट टाइम्स रूट 5/4 है। और ये वी नॉट क्या था, आर रेडियस में घूमने की जो वेलोसिटी होती है, तो आप जानते हो रूट जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस होती है, और आर डिस्टेंस से फेंका है। तो ये जो वेलोसिटी है वो इस रेडियस के परपेंडिकुलर है इनिशियली। तो जब वेलोसिटी अर्थ से डिस्टेंस से परपेंडिकुलर होती है वही तो मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस वाली सिचुएशन होती है। और क्योंकि ये वेलोसिटी अभी सर्कुलर मोशन से ज्यादा है, सर्कुलर मोशन से ज्यादा वेलोसिटी है, तो ये मिनिमम डिस्टेंस वाली सिचुएशन होना चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस इससे और बढ़ जाएगी। तो ऐसा कुछ इलिप्टिकल पाथ होगा कि हमारा पार्टिकल अभी मिनिमम डिस्टेंस वाली पोजीशन पर है, बिकॉज मिनिमम डिस्टेंस वाली पोजीशन पर जो वेलोसिटी होती है वो सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी से ज्यादा होती है ना, और वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रेडियस होती है। तो वैसे ही दिख रहा है यहाँ से हमको, अर्थ से जो रेडियस डायरेक्शन है उससे परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। तो मिनिमम डिस्टेंस तो समझ में आ गया कि आर ही है, अर्थ से मिनिमम डिस्टेंस पार्टिकल की आर है। अब मैक्सिमम और ढूंढना है, तो मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हैं, जब पार्टिकल घूम के यहाँ पहुंचेगा तो ये डिस्टेंस मैक्सिमम वाली आएगी, और यहाँ पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी फिर से परपेंडिकुलर होगी अर्थ से। तो उस वेलोसिटी को मान लो अगर v2 है वो परपेंडिकुलर होगी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करो तो हम लिख सकते हैं r इंटू इनिशियल वेलोसिटी विच वाज रूट gm/r इंटू रूट 5/4, r इंटू v इनिशियल वाला इक्वल टू फाइनल rv, mvr कांस्टेंट कर रहा हूं मैं, तो फाइनल रेडियस मैक्सिमम वाली है उसको r2 बोल देते हैं चलो, इंटू वहां की जो वेलोसिटी है v2, एक रिलेशन ये। फिर एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल काइनेटिक पोटेंशियल और काइनेटिक का सम, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस gmm/r, मान लेते हैं इस पार्टिकल का मास m है तो ये पोटेंशियल एनर्जी मानेंगे इनिशियल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये जो वेलोसिटी है इसका स्क्वायर कर दो है ना, तो वो वेलोसिटी का स्क्वायर करके लिख दो कितना आएगा gm/r इंटू 5/4 should equal to फाइनल एनर्जी माइनस gmm/r2 प्लस हाफ mv²। अब तुम्हें तो डिस्टेंस चाहिए r2, तो यहाँ से v2 की वैल्यू निकालो, वो यहाँ रख दो, v2 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करो, r2 निकालो, तो r2 यहाँ से सॉल्व करके मिलेगा आपको, वो आ रहा है 5/3 टाइम्स r, 5/3 टाइम्स r, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ये इक्वेशन, ये तो हमने कई बार डिस्कस करा है यार। देखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करना, तो mvr इक्वल टू mvr, mm कैंसिल दोनों तरफ, तो v इंटू आर इक्वल टू v इंटू आर, और यहाँ पर अपन ने एनर्जी कंजर्वेशन करा, ठीक है। और आफ्टर दिस एनर्जी कंजर्वेशन आप करके देखना 5/3r आएगा, अगर 5/3r नहीं आ रहा है तो फिर गलत कर रहे हो। तो कुछ समझ में आया क्वेश्चन, ये समझ में आ रहा था कि जो शुरुआत की पोजीशन थी वो एक्चुअली मिनिमम डिस्टेंस वाली ही थी, है ना। चलो वेरी गुड, ओके ठीक है, तो ये आंसर आ गया अपना, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन करते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, थोड़ा डाटा वाला है तो एक बार डाटा अच्छे से पढ़कर ही दूं आपको मैं। लिखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए। Two satellites of Earth are revolving in same plane. Two satellites of Earth are revolving in same plane in circular orbits in same direction. Two satellites of Earth are revolving in same plane in circular orbits in same direction.
तो अर्थ की दो सैटेलाइट है, अर्थ के अबाउट वो सेम प्लेन में घूम रही है सर्कुलर ऑर्बिट्स में और एक ही डायरेक्शन में घूम रही है। मतलब एक अगर सैटेलाइट इस तरह से जा रही है तो दूसरे का भी ऐसे ही मोशन है, पर रेडियस ऑफकोर्स अलग अलग होगी। ठीक है, चलो अगला पार्ट, अगली लाइन। द रेडियस ऑफ वन सैटेलाइट इज 7000 किलोमीटर। द रेडियस ऑफ वन सैटेलाइट इज 7000 किलोमीटर while that of other is 70 kilometer less. While that of other is 70 kilometer less. The radius of one circular orbit is 7000 kilometer, while that of other is 70 kilometer less. 70 kilometer less. देखिए आगे 70 किलोमीटर लेस। आगे लिखिए what time interval separates the periodic approaches of the satellites? What time interval separates the periodic approaches of the satellites to each other over minimum distance? फिर से रिपीट कर रहा हूं लाइन। What time interval separates the periodic approaches of the satellites to each other over the minimum distance? What time interval separates the periodic approaches of the two satellites to each other over the minimum distance? स्मॉल जी कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वो तो आप जानते ही हो, कैपिटल जी होता है 6.67 into 10 power minus 11 और अर्थ का मास आपको रिक्वायर्ड होगा तो 6 into 10 power 24 kg, 6 into 10 power 24 kg। चलो ये कुछ डाटा दे दिया मैंने क्वेश्चन में आपको, करो क्वेश्चन ट्राई, दिमाग लगाओ, करो क्या करेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना ही आपको, यही तो क्वेश्चन में मेन चीज है कि लैंग्वेज समझो अच्छे से। ठीक है, मैं अगर समझाऊंगा तो फिर मतलब क्या मतलब रह जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज फिर से रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा समझाते हुए रिपीट करूंगा। देखो पहले तो समझ गए होंगे कि भैया दो सैटेलाइट है, अर्थ के अबाउट दोनों घूम रही है, एक ही सेंस में घूम रही है, अलग अलग रेडियस है और रेडियस में छोटा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है रेडियस में। ठीक है, इतना तो समझ गया। उसके बाद क्या बोला है कि दोनों की पीरियोडिक इंटरवल कुछ ऐसा आएगा जिसमें दोनों की दोनों मिनिमम डिस्टेंस पे आएगी, हर एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम बाद दोनों मिनिमम डिस्टेंस पे आ जाएगी, तो टाइम इंटरवल क्या होगा। ठीक है, what time interval separates the periodic approaches of the satellites to each other or minimum distance? periodically बार बार मिनिमम डिस्टेंस पे आएगी वो, तो वो टाइम इंटरवल क्या होगा जो इन इंस्टेंसेस को जब वो मिनिमम डिस्टेंस पे आ रही है उन्हें सेपरेट कर रहा है। करो आप दिमाग लगाओ। आपका टाइम पीरियड आपको पता ही है,
हाँ यही कुछ बताना है, सही बात है। यस आयुष, यही करना है। वेरी गुड। कोई आंसर? वेट, ओके ठीक है। मुझे आंसर न्यूमेरिकल आंसर चाहिए है ना, मतलब और मैंने आपसे टाइम पूछा है, तो आंसर शुड बी ऑफ टाइम ऋत्विक। न्यूमेरिकल आंसर दीजिए। डाटा आपके पास सारा है, सेकेंड डेज जिसमें आप आंसर बता सके बताइए। निश्चित नहीं बेटा, ये तो बहुत ही कम आंसर है यार। देखो आपका 10⁻⁷, मतलब सोचो इतना कम आंसर कैसे हो सकता है, सोचो खुद ही। ऋत्विक क्या है, मतलब ये मिनट से, सेकंड से, क्या यूनिट्स क्या है? चलो करना क्या था, शॉर्ट में बता देता हूँ जल्दी से मैं। दोनों सैटेलाइट इवॉल्व कर लिए, किसी एक इंस्टेंट पे दोनों देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे अभी, है ना। अच्छा, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल होता है रेडियस क्यूब के, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है रेडियस क्यूब के। तो जिसकी रेडियस ज्यादा, टाइम पीरियड ज्यादा, टाइम पीरियड ज्यादा तो ओमेगा कम। तो ये ओमेगा कम होगा इस ओमेगा से, तो इसको मैं ओमेगा डैश मान लेता हूँ और इसे ओमेगा मान लेता हूँ। जिसकी रेडियस ज्यादा थी उसको ओमेगा कम होगा। स्मॉलर रेडियस को आर मान, बड़ी रेडियस को आर मान लेते, एक काम करते, स्मॉलर हो जाएगी आर माइनस डेल्टा आर, आर माइनस डी आर, ठीक है।
यार आप जान रहे हैं कि 7000 किलोमीटर थी और जो dr है चेंज इन रेडियस है वो 70 किलोमीटर का दिया है क्वेश्चन। ठीक है, अब जो बड़ा ओमेगा होगा वो यहाँ से देखो ओमेगा ओमेगा तो लिख सकते हो कितना है। अब ये वाला एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखो, अगर इसके रिस्पेक्ट में इसको देखेंगे अर्थ के सेंटर के रिस्पेक्ट में मान लो कि ये रेडियल वेक्टर को मैंने फिक्स कर दिया, तो ये जो ओमेगा से घूम रहा था मुझे दूसरे के ओमेगा में से माइनस करना पड़ेगा, दूसरे के ओमेगा में से माइनस करना पड़ेगा। अगर हम इस r1 जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी रेडियल वेक्टर को फिक्स कर दे तो सेकंड वाले का जो रोटेशन का रेट होगा वो हमें दिखेगा ओमेगा डैश माइनस ओमेगा। अगर मैं इसे फिक्स कर दूं तो इस एंगुलर वेलोसिटी से अर्थ के साथ घूमते हुए दिखेगा हमको। तो जब वो वापस घूमते घूमते यहाँ पहुंचेगा 2π एंगल कवर करेगा, तब हमें वापस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे देखेंगे पार्टिकल। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आने के लिए 2π एंगल कवर हो रहा है, दिस इनटू टाइम इज 2π, और हमसे टाइम पूछा है तो टाइम हो जाना चाहिए था 2π अपॉन दिस डिफरेंस ऑफ ओमेगा, 2π अपॉन डिफरेंस ऑफ ओमेगा। बस अब ये आपको कैलकुलेट करना है डिफरेंस ऑफ ओमेगा क्या होगा। उसके लिए क्या करेंगे, देखो रेडियस पता है, टाइम पीरियड निकाल सकते हो। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का जो कांस्टेंट होता था वो आपको याद होना चाहिए, टी स्क्वायर इक्वल टू होता था 4π² अपॉन gm r3। तो आपको टी और रेडियस का रिलेशन पता है तो यहाँ से रूट वगैरह ले लो, और टाइम पीरियड पता है तो ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा होता है 2π बाय टाइम पीरियड। तो बस टाइम पीरियड में देखो यहाँ पे 2π r⁵ 3/2 अपॉन रूट gm था, तो 2π बाय टाइम पीरियड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रूट gm अपॉन r⁵ 3/2। बस ये ओमेगा की वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो वहां पे, तो टाइम हो जाना कि 2π, ओमेगा का डिफरेंस है डिनोमिनेटर में, तो रूट gm कॉमन ले सकते हो, तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे r⁻³ माइनस r2 दूसरे के जो रेडियस है उसकी पावर 3/2 माइनस। अब इसे सॉल्व करो, बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन वगैरह लगा सकते हो यहाँ पर, क्योंकि रेडियस बहुत क्लोज है, तो सेकंड की जो रेडियस है उसको r माइनस डेल्टा r ऐसा कुछ लिख देना और फिर सॉल्व करो आगे। ठीक है, और फिर सारा डाटा वाटा रखो। तो मेरे पास जो आंसर लिखा है वो बता देता हूँ आपको क्या आ रहा है। मेरे पास लिखा है करीब 7 डेज, अराउंड 7 डेज लग रहे। चलो मैं एक बार सही से आंसर बता देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। $7.27 डेज। ठीक है, मेरे पास जो आंसर लिखा हुआ है इट इज 7.27 डेज। और आप चाहो तो पहले एक काम कर सकते थे, ओमेगा निकाल सकते थे दोनों के, पहले दोनों के ओमेगा निकाल लेते, फिर ओमेगा का डिफरेंस लिखना फिर यहाँ आसान हो जाता। ये थोड़ा सा इधर कैलकुलेशन टफ पड़ती है, ओमेगा को कैलकुलेट करके फिर पुट कर देते तो वो भी चलता आपका, वैसे भी कर सकते थे। ये जीएम की आपको वैल्यू पता थी तो वहां सब्स्टिट्यूट कर दो, रेडियस की वैल्यू पता थी वो सब्स्टिट्यूट करो, तो पहले ओमेगा निकालते थे फिर डिफरेंस रखते थे तो भी आप कर सकते थे। ठीक, आ रहा है समझ में क्वेश्चन? कैलकुलेशन मेन चीज है देखो इस क्वेश्चन में। हाँ बोलो। सर मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा था, जैसे आपने इनिशियली दोनों को एक ही लाइन में मान लिया, तो सर मैंने कोई सिचुएशन इमेजिन कर ली जिसमें वो एक ही लाइन में नहीं है और दोनों के बीच में कुछ थीटा एंगल है। और सर उसके बाद मैंने उन दोनों की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालने की कोशिश करी और उसको उन दोनों के बीच के डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, तो वो तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी आएगी। फिर सर टाइम के डायमेंशंस आ गए ना, मतलब मैंने दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था ना उसको उन दोनों की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से डिवाइड कर दिया। उससे मिलेगा क्या हमको? सर इसमें एक क्वेश्चन में ऐसी कुछ लैंग्वेज लिखी है ना कि टाइम इंटरवल दैट सेपरेट्स द पीरियड ऑफ अप्रोचेस, तो मतलब उस टाइप से। पीरियड ऑफ अप्रोचेस नहीं लिखा है, पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहिए हमेशा। टाइम इंटरवल दैट सेपरेट्स द पीरियोडिक अप्रोचेस ऑफ सैटेलाइट्स ओवर द मिनिमम डिस्टेंस। सैटेलाइट पीरियोडिकली मिनिमम डिस्टेंस पे पहुंच रही है, अभी इस सिचुएशन पर है मिनिमम डिस्टेंस पे, ये ओमेगा रेडियस ज्यादा होने से टाइम ज्यादा तो ओमेगा कम था, तो ये थोड़ा सा फास्ट घूम रही है, तो थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि ये घूमते घूमते यहाँ पहुंची, उतनी देर में सैटेलाइट घूमते 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 पूरी यहाँ आ गई, है ना। फिर से सुनो, ये सैटेलाइट घूमते घूमते यहाँ पहुंची, उतनी देर में सैटेलाइट पूरा घूम के यहाँ आ गई, तो फिर से मिनिमम डिस्टेंस पे आ जाएंगे ना। हर एक फिक्स इंटरवल बाद, एक फिक्स टाइम इंटरवल बाद बार बार ऐसा सिचुएशन आएगा कि दोनों मिनिमम डिस्टेंस पर है, तो वो टाइम इंटरवल क्या है वो पूछा आपसे।
तो उसके लिए यही तरीका है करने का। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। ओके, तो अपन ने कुछ एक दो क्वेश्चंस करे रिवीजन के। अच्छा, इसमें यार कैलकुलेशन बहुत लंबी है और ये कैलकुलेटिव ही क्वेश्चन है, और आप ऐसा सोचो कि ऐसे आते कि नहीं जेईई एडवांस में, तो जेईई एडवांस में आते हैं ऐसे, इतनी कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ओमेगा को ऑर्बिटल वेलोसिटी डिवाइड बाय रेडियस से भी निकाल सकते हैं ना? हाँ निश्चित, बिल्कुल सही, वैसे भी निकाल सकते थे आप, वो भी सही तरीका था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। A body is launched from the earth surface, नहीं यार ये नहीं, दूसरा करते। चलो ये लिखो, a body is launched from the earth surface at an angle 30 degree. A body is launched from the earth surface at an angle 30 degree to the horizontal. At an angle 30 degree to the horizontal. A body is launched from the earth surface at an angle 30 degree to the horizontal. Horizontal से 30 डिग्री के एंगल पे एक बॉडी को लॉन्च किया गया। A body is launched from the earth's surface at an angle 30 degree to the horizontal with a speed of root 3 gm by radius r. With a speed of root 3 gm by 2r. With a speed of root 3 gm by 2r. M is mass of Earth, r is radius of Earth. M is mass of Earth, r is radius of Earth. ऐसी कुछ सिचुएशन, अर्थ की सरफेस से हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे इस वेलोसिटी से बॉडी को प्रोजेक्ट कराए, where m is mass of Earth, r is radius of Earth. Neglecting the air resistance and earth rotation. Neglecting air resistance and earth rotation. Air resistance neglect कर दो, अर्थ का रोटेशन भी नहीं है ऐसा मान लो। ठीक है, find the height to which the body will rise. Find the height to which body will rise. Find the height to which body will rise, and the range of projectile measured along the earth surface. The range of projectile measured along the earth surface. Range of projectile measured along the earth surface. चलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? पहले तो एक पार्ट तो पूछा आपसे मैक्सिमम हाइट पूछी आपसे, और दूसरा पूछा है इसकी रेंज मेजर्ड अलोंग द अर्थ सरफेस। तो आप मुझे पहले तो बताओ, मैक्सिमम हाइट बता सकते हो क्या? मैक्सिमम हाइट बता सकते हो क्या? हाँ ये तो मैंने आपको कराया है, याद करिए पहले दिन जो रिवीजन क्लास थी ग्रेविटेशन की, उसमें आई थिंक यही इसी टाइप का क्वेश्चन दिया था मैंने, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था, है ना? तो करो फटाफट, मैक्सिमम हाइट तो बताओ जल्दी से। ऋत्विक का जवाब भी आ गया, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस
तो मैं चेक कर लेता हूँ। ऋत्विक आपका सही लग रहा है मुझको, और अदिति आपका गलत लग रहा है। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करना है, तो मैं ऐसा ही शायद क्वेश्चन कराया था आपको मैंने। यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे, जो भी पाथ होगा इलिप्टिकली होना चाहिए। तो इलिप्टिकल पाथ कुछ ऐसा हो सकता है, हमें नहीं पता एक्सिस किधर होगा, ऐसे रैंडमली बना लिया मैंने, मुझे नहीं पता इस इलिप्स का एक्सिस किधर होगा। तो अर्थ की सेंटर से जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर होना चाहिए, वेलोसिटी यहाँ परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। ये वेलोसिटी v तो यहाँ कुछ और हो जाएगी, यहाँ वेलोसिटी v1 मान लो और ये डिस्टेंस r1 मान लो। अर्थ की रेडियस ये थी r। एनर्जी कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ये लगा देंगे। वेलोसिटी का पहले यहाँ कंपोनेंट v cos 30 into r into मास ऑफ द पार्टिकल, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, बाद में एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा m v परपेंडिकुलर और r परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये m तो कैंसिल हो जाता है यहाँ पे हमेशा। v की वैल्यू डाल देते हैं अपन, √3gm by 2r into cos 30 is √3/2 into r is equal to v1 r1। तो यहाँ से v1 आ जाएगा, मुझे r1 की जरूरत, r1 के टर्म्स में v1 निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये 2 यहाँ से थोड़ा सॉल्व और कर लो इसे। √3 अंदर गया, बाहर 3 आ जाएगा, √gm ऊपर एक r नीचे 2r, तो एक ऊपर r हो जाएगा, नीचे 2 था और एक बाय 2 अंदर रह जाएगा, और वो r1 नीचे लेके आ जाओ तो ये v1 आ जाएगा। ठीक है, ये r अंदर ले गए, ये एक्सप्रेशन बच गया हमारे पास v1 के लिए, v1 के लिए एक्सप्रेशन आ गया। अब एनर्जी कंजर्वेशन कर देते हैं इस पॉइंट पे। तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस gmm बाय कैपिटल R थी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर थी, v की वैल्यू वो लिखी देखो तुम्हारे पास, तो उसका स्क्वायर लिख दो 3gm by 2r इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस gmm by r, r2 बोला इसको मैंने, r1 बोला है तो r1 लिख देते, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, v का स्क्वायर देखो ये हो जाएगा 9/4r1 gmm अपॉन 2 gmm r by 2। चलो समझ में आ रही क्या क्वेश्चन? सर v along the tangent ही होता है, फिर v cos 30 क्यों लिया? बेटा इनिशियल देखो ना, इनिशियल तो रेडियस से परपेंडिकुलर वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो v cos 30 है ना, v cos 30 दिया है ना इनिशियल। आप देखो तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम में अपन वेलोसिटी का रेडियस से परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं। ठीक है, यस ओके, बस अभी v1 की वैल्यू रख दी थी मैंने। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सिर्फ r1 ही यहाँ पर वेरिएबल बच रहा है, वो निकालना है। तो आई थिंक आप कर सकते हो इसे, है ना, इसे सॉल्व कर सकते हो। तो निकाल लो यहाँ से r1, फटाफट देखो क्या आ रहा है, ये gmm तो सब जगह कैंसिल हो रहा है, देखो gmm, ये gmm, ये gmm और ये gmm तो सब जगह कैंसिल हो गया, है ना। वहां पर एक स्मॉल m नहीं था, ये अंदर, ये यहाँ का कैंसिल होगा। और फिर सॉल्व कर देते, यहाँ बचेगा -1/r बाय 2 और ये 3/2, तो 3/4 नीचे डिनोमिनेटर में r इज इक्वल टू -1/r1 प्लस यहाँ हाफ का टर्म है, यदि हाफ का अंदर एक और टर्म है तो 9/4 4 16 नीचे r1 ऊपर कैपिटल R। ये इक्वेशन आएगी, और ये r1 का स्क्वायर हो रहा था, यहाँ पे अपन ने स्क्वायर करा था, तो आई शुड राइट r1 स्क्वायर हियर। आपने बोला नहीं मुझे, तो नीचे r1 का स्क्वायर लिखना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा अरेंज कर लेते इसे, हाँ थोड़ा सा अरेंज कर लेते इसे। -1/r प्लस 3/r, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते, -4 प्लस 3 विल बी -1/4r, इसको उठा के उधर ले आते, तो 1/4r -1/r1 प्लस 9/16 r अपॉन स्मॉल r1 स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, सॉल्व करके क्वाड्रेटिक निकाल सकते हैं। 16r1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो 16r1 स्क्वायर बाय 4r माइनस 16r1 स्क्वायर बाय r1 प्लस 9r इक्वल टू 0 बचेगा। 16r1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, एक यहाँ 4 बच जाएगा, यहाँ पे ठीक है, एक r1 बचेगा, ये इक्वेशन है। ठीक, तो बस अब r1 की वैल्यू कैपिटल R से मल्टीप्लाई कर लो,
ये इक्वेशन आ गई, r1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो r1 आ गया -b 16r प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac 16r स्क्वायर माइनस 4 into 4 into 9r स्क्वायर अपॉन 2a। चलो सॉल्व करके यहाँ से r1 आ जाएगा, और r1 आ गया तो जो भी r1 आएगा उसमें से कैपिटल R माइनस करना पड़ेगा आपको, ये कैपिटल R माइनस करना पड़ेगा, तो अर्थ की सरफेस से हाइट आएगी, तो दिस r1 शुड बी कैपिटल R प्लस हाइट। तब इसको सॉल्व करके हाइट निकाल सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास जो हाइट का रिलेशन लिखा हुआ है, आंसर लिखा हुआ है, वो लिख देता हूं मैं 2.3r, ऐसा कुछ आ रहा है 2.3r, ठीक है। यस, मेरे पास आंसर आ रहा है 2.3r। चलो अब इसके आगे कर लोगे, कुछ नहीं बचा है, 16 का स्क्वायर 256, 16 into 9, ये सॉल्व कर लेना, 16 कॉमन ले लेना अंदर, तो 16 माइनस 4 4 10, ये भी 16 माइनस 9 7 बचेगा, 16 into 7 r स्क्वायर, रूट लेके हो जाएगा, क्लियर। हाइट आ गई, यस, चलो बच्चे बोल रहे हैं यस, ओके, है ना, ठीक है। हाइट के बाद फिर आपसे पूछा था कि अर्थ पे रेंज क्या होगी, अर्थ पे रेंज क्या होगी। तो देखो जब अर्थ पे वापस टकराएगा पार्टिकल, तब उसकी वेलोसिटी जो होना चाहिए, सिमेट्रिक सिचुएशन होती है, देखो एक्सिस से ऊपर नीचे एक जैसा होता है, एक्सिस से ऊपर नीचे एक जैसा होता है, तो जब वापस टकराएगा तो ऐसी सिचुएशन होना चाहिए कि रेडियस से वेलोसिटी 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से 30 पर होगी, ये एंगल फिर से 30 हो जाना चाहिए था, ठीक है। यहाँ 30 का एंगल था टेंजेंट से, तो यहाँ पर भी टेंजेंट से 30 का एंगल होना चाहिए था, ये एंगल 30 का होना चाहिए, ये बात समझ में आ रही है क्या। और ये एंगल 30 का है, इसका मतलब एक्सिस जो एकदम बीच में है ये 30 का एंगल, तो हमारे पास ये वाला एंगल अपन ढूंढ सकते हैं, दिस इज 90, तो हमें पता चल रहा है कि अर्थ की जो रेडियस वेक्टर्स है उनसे वेलोसिटी का एंगल इधर 30 है, यहाँ पे 30 है, तो ये हमारे पास 60, यहाँ पर हमारे पास 60, ये 60, तो इधर भी हमारे पास 60, ढूंढ सकते हैं अपन ये एंगल क्या है, ठीक है। ये अंदर के एंगल आ जाएंगे, ये एंगल आ जाएंगे, तो अर्थ की रेडियस मिल जाएगी। इलिप्स की इक्वेशन से आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो आपको अर्थ के सेंटर पे क्या एंगल बन रहा है वो निकालना पड़ेगा, है ना, वो 60 60 120 मत ले लेना, ठीक है। थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ आपको, ये इलिप्स हमारी अर्थ ऐसी कुछ दी है, यहाँ पर ये रेडियस है, और जो ये इलिप्स की डायरेक्शन है यहाँ पर, वो अर्थ की सरफेस से, ये अर्थ की रेडियल डायरेक्शन से 60 डिग्री एंगल पर, इलिप्स की डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन से 60 डिग्री एंगल पर, तो आपको अर्थ के सेंटर पे ये क्या एंगल बन रहा है वो ढूंढ के आपको फिर ये डिस्टेंस निकालना है। अब इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए करेंगे इलिप्स की इक्वेशन लिख लेंगे, इलिप्स की अगर इक्वेशन लिख ली तो फिर आप ढूंढ सकते हो कि यहाँ पर ये एंगल कितना बनेगा, इस सर्कल की इक्वेशन आप लिख सकते हो, आर रेडियस के सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी, इंटरसेक्शन पॉइंट्स यहाँ पे क्या एंगल बना रहे, वो अगर एंगल आ गया तो फिर ये डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हो। अभी थोड़ा लंबा है, इतना आसान नहीं है, छोटा सा नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि मैंने आपको आइडिया दे दिया करना क्या है। इलिप्स की इक्वेशन लिख सकते हो, और इलिप्स की इक्वेशन लिखने के बाद फिर अर्थ का जो सर्कल बनेगा वो इलिप्स को कहाँ कट कर रहा है वो निकालो, वो कट करने के बाद ये एंगल मिल जाएगा, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। मेरे पास एक डाउट आ रहा है, एस्केप वेलोसिटी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करती है क्या? नहीं बेटा, एस्केप वेलोसिटी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे तो डिपेंड नहीं करती है, पर लेकिन अर्थ से आपको किसी पार्टिकल को एस्केप कराना है तो उसकी जो डायरेक्शन होना चाहिए ना वो अवे फ्रॉम अर्थ टाइप होना चाहिए। तुम अर्थ के सेंटर की तरफ वेलोसिटी दे दोगे तो एस्केप कैसे करेगा, टकरा जाएगा वो तो, ठीक है। तो वेलोसिटी जो देना चाहिए वो ऐसा नहीं करना चाहिए कि टुवर्ड्स अर्थ दे दो, टुवर्ड्स अर्थ छोड़ के कहीं और दोगे तो एस्केप हो जाएगा, ठीक। चलो अब मैंने ये आइडिया दे दिया है, अब टाइम नहीं है तो इसको अपन पूरा सॉल्व नहीं कर रहे, आपके लिए होमवर्क हो गया है, अब इसको करके रखिएगा। अब आज रुकते हैं अपन, आज नहीं, बेस्ट ऑफ लक आप सबके कल के टेस्ट के लिए, अच्छे से करना पेपर। मुझे लगता है कि आसान ही होगा, इतना टफ तो होना नहीं चाहिए, पर पिछली बार से थोड़ा मुझे लगता है शायद टफ हो सकता है, तो एक गैस है मेरा, पता नहीं मुझे, मैंने देखा नहीं पेपर। बेस्ट ऑफ लक सबको टेस्ट के लिए, ठीक है। नहीं मैंने नहीं बनाया पेपर तो मुझे नहीं पता है। चलो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय सबको।
हाँ, और टेस्ट के बाद बच्चों सभी को एक चीज और बता देता हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी का बिगिनर बॉक्स 1 ये होमवर्क है आपका। तो मंडे को करंट इलेक्ट्रिसिटी का बिगिनर बॉक्स 1 पूरा करके लाना है। VB2 की भी थोड़ी थ्योरी वो तो मैंने स्लो कराया तो बची है, अदरवाइज वो भी हो जाती। VB2 भी उसके बाद फटाफट होमवर्क मिलने वाला है ना, तो इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। बाय सबको, टेक केयर।